फुल स्पीड में मत चला, उसको आवाज आती है उसकी बहुत। जैकेट उतार दो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आज हमारा लेक्चर 9 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। कल हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में जाना था। दो तरह के कंडक्टर होते हैं। कौन कौन से? कंडक्टर मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। मेटेलिक में किसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और इलेक्ट्रोलाइटिक में आयंस के मूवमेंट की वजह से। वहां पे टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन था? मेटेलिक कंडक्टेंस टेम्परेचर के साथ क्या होती है? डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक टेम्परेचर के साथ क्या होती है? क्योंकि मूवमेंट ऑफ आयंस बढ़ जाता है, वहां पे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो जाता है टेम्परेचर के साथ। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में हमने स्ट्रॉन्ग और वीक तुमको आता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो फुल्ली डिसोशिएट हो जाए वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो पार्शियली डिसोशिएट हो उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। फिर हमने कुछ टर्म्स के बारे में जाना था। रेजिस्टेंस क्या था? रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है? अगर फॉर्मूला देखे, रो रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी। तो ये एक्चुअली में क्या है? एल बाय ए को क्या बोलते हैं? एल बाय ए को सेल कांस्टेंट। तो तुमको सिर्फ ये निकालना भी आ सकता है, इसको जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। रेजिस्टेंस को आर से ही, कंडक्टेंस को जी से। कंडक्टेंस किसके इक्वल होता है? 1 बाय रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। फॉर्मूला पुट कर देना, सब आपस में एक दूसरे से डिराइव कर रखे। और कंडक्टिविटी क्या होता है? 1 बाय रो बोल सकते हो, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये? कापा से। 1 बाय, ये सब क्लियर है? इनकी यूनिट्स, रेजिस्टेंस की क्या यूनिट होती है? ओम। अगर रो की यूनिट बतानी है, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी? ओम। ओम सेंटीमीटर। अगर मुझे कंडक्टेंस की यूनिट बतानी है, वो क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स। उसको और कैसे लिखते हैं? या फिर किसी जगह लिखा होगा MHO, उसका उल्टा लिख के लिखा होगा, या फिर ये तीनों एक ही चीज है। देख लेना, स्पेलिंग देख लेना। ठीक है। यहाँ पे शायद ही आता है। जी हो गया। उसके बाद कंडक्टिविटी कापा कैसे निकाला जाएगा? कापा की यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर, जैसे इसकी उल्टी। या फिर इसको लिखा होगा, या फिर सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये तीनों यूनिट तुमको ध्यान रखनी है। तो इसकी जगह कभी कभी ये एस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, सीमन। सीमन पर सेंटीमीटर, इस तरह से भी लिखा मिल सकता है क्वेश्चंस में। क्लियर है? यूनिट्स क्लियर है एकदम? अगर मुझे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिफाइन कर, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिफाइन करना हो तो क्या होगा? इनको रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। दोनों चीजें सेम ही बात है। और इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल देंगे। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन की जाती है? एरिया 1 मतलब 1 ml वॉल्यूम का पर ml में जितना वो कंडक्ट करेगा, जितना वो रेजिस्ट करेगा, उस रेजिस्टेंस और उस कंडक्टेंस को क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। तो मैंने तुमको लाइन भी लिखवाई थी, कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो है कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है फैक्टर्स में। जब कॉन्सेंट्रेशन कम करते हैं हम तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, ऐसी लाइन लिखी थी ना। तो वो यही से आया है। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन घटा रही हूँ, मतलब मैं डाइल्यूशन बढ़ा रही हूँ, पानी और ज्यादा मिला दिया ना मैंने, तो कॉन्सेंट्रेशन घटाने से अब आयंस क्या है? दूर दूर चले गए, उनको स्पेस मिल गया अच्छा खासा मूवमेंट के लिए।
तो पर ml में आयंस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। मान लो 4 आयंस है 10 ml में, फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, 4 आयंस 10 ml में है, अगर मैंने उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, आयंस तो सेम ही रहेंगे, आयंस तो मैं बढ़ा नहीं रही, अब वो 4 आयंस 20 ml में फैले हुए हैं, तो 1 ml में तो कम मात्रा आ जाएगी ना, तो इस वजह से कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है कंसंट्रेशन बढ़ाने से। क्लियर है इसका मतलब क्या हुआ है, हम लिखेंगे भी डिटेल में। आज हम पढ़ने वाले हैं मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है ना, इसकी टर्म में ही, मतलब जो इसकी टर्म है उसी में डेफिनेशन है इसकी। कंडक्टिविटी 1 ml के लिए बोली जाती है, मोलर कंडक्टिविटी बोला जाता है कि ऐसा इतना वॉल्यूम हो उसका कि उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो। जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उस कंडक्टिविटी को क्या बोला जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, जब 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट हो। ग्राम इक्विवेलेंट और मोल्स में रिलेशन पता है ना, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होते हैं, इज इक्वल टू n फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का यूज हम करते हैं नॉर्मेलिटी में, और नंबर ऑफ मोल्स का यूज करते हैं मोलैरिटी में। ठीक है, तो हेडिंग पहले कुछ पॉइंट्स लिख लो इसके रिगार्डिंग, जो हमने ये 4 टर्म्स पढ़ी है, नोट डाल के। हाँ, इसके बाद नो क्वेश्चन क्या बोल रही है, हाँ हाँ हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। क्या हुआ, नहीं नहीं नहीं, वो तो कल लिख लिया है, लिख लिया है तो ठीक है, वो एक जगह पे यूनिट्स हो गई है, नहीं लिखा है तो वो भी कोई बात नहीं। लिखो, पहला पॉइंट लिखो, कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, ये जो स्टेटमेंट में डायरेक्ट पूछते, कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज रेसिप्रोकल ऑफ, इज रेसिप्रोकल ऑफ, इज रेसिप्रोकल ऑफ its resistivity, is reciprocal of its resistivity। सेकेंड पॉइंट लिखो, L by A, L by A is known as, L by A is known as cell constant, L by A is known as cell constant, सेल कांस्टेंट के ब्रैकेट में लिखो G स्टार, L by A is known as cell constant and is expressed in, and is expressed in, and is expressed in सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। और ऐसा यूनिट अगर बात करेगी तो क्या हो जाएगी इसकी, मीटर इनवर्स। थर्ड पॉइंट लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी, कंडक्टेंस इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल an aqueous solution, for example an aqueous solution, an aqueous solution containing several electrolytes, containing several electrolyte, containing several electrolyte, comma, the total conductance is given by, total conductance is given by दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिख लेना। आई क्या है, वेरियस नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, और टी क्या है, टोटल कंडक्टेंस।
तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है उनकी कंडक्टेंस सम करके हम टोटल कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। वाटर की कंडक्टेंस ऐड करते हैं, पर अगर कहीं दे ना रखी हो तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वाटर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बहुत ज्यादा क्या करते ही नहीं। नॉर्मल पानी, अच्छा तू हाथ डालेगी तो करंट लगेगा, फिर जिसमें आयंस का नंबर बढ़ जाता है वो वाटर करता है, सिर्फ नॉर्मल वाटर नहीं करते हैं। 10⁻⁻9 उनका अल्फा रहता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखो इसमें, वेयर वेयर ये इक्वेशन लिख ली, ठीक है, ये यहाँ इस पे इक्वेशन में ये भी लिख लिया नीचे, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कंडक्टेंस ऑफ वाटर, कंडक्टेंस ऑफ वाटर is generally negligible, is generally negligible, is generally negligible in comparison to, in comparison to summation of Ci, in comparison to summation of Ci, as repeatedly, as repeatedly distilled water, distilled water, as repeatedly distilled water, ब्रैकेट में लिखो known as conductivity water, known as conductivity water, ब्रैकेट क्लोज कर लिया। repeatedly distilled water of very low conductivity, of very low conductivity, of very low conductivity of 3.5 into 10 raised to the power minus 5 per ohm per meter, of very low conductivity of 3.5 into 10 raised to the power minus 5 per ohm per meter is used, is used, is used, is used for making the solution, is used for making the solution। लिख लिया। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन बोलियो, अगला पॉइंट लिखो। if electrodes of, if electrodes of, if electrodes of different, if electrodes of different cross section areas, different cross section areas are used, if electrodes of different cross section areas are used, then common area of, then common area of, common area of electrode, common area of electrode is taken as, is taken as, is taken as effective, is taken as effective cross section area, is taken as effective cross section area, इफेक्टिव क्रॉस। इसका मतलब क्या हुआ, इससे पहले वाला पॉइंट तो समझ आ गया ना कि बहुत लो कंडक्टिविटी का वाटर, उसकी कंडक्टिविटी काफी कम होती है, इसलिए हम सी वाटर इग्नोर कर देते हैं बाकियों के कंपैरिजन में, ठीक है। डिस्टिल वाटर जो हम, ये प्योर वाटर होता है जिसमें आयंस डिसोशिएट नहीं होता है।
वही कि हम बार बार जो पानी यूज कर रहे हैं, जिसको हम डिस्टिल्ड वाटर बोल रहे हैं, प्योर वाटर बोल रहे हैं, उसकी कंडक्टिविटी काफी कम है, तो मैं उसको रीयूज नहीं कर रही हूँ, बार बार चेंज कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे सी वाटर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि किसी वैल्यू में अगर तो 0.00035 समथिंग ऐड करे तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा उसकी वैल्यू पे, तो उसको इग्नोर किया जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो अभी बोला है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब अगर इलेक्ट्रोड का अलग अलग है, ये कोई इलेक्ट्रोड है, ये A1 एरिया का है, ये A2 एरिया का है, आगे हमको सेल का मेकिंग वेकिंग नहीं सीखना है। मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स टूट रहा है, उसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक इलेक्ट्रोड का एरिया A1 है, एक का एरिया A2 है, दोनों का एरिया क्या है, डिफरेंट, तो जो कॉमन एरिया होगा वही क्या कहलाएगा, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया। हाँ, मतलब A1 छोटा है तो इसका जितना एरिया, अगर इसमें बराबर बराबर एरिया लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, इफेक्ट, वो यूज करना है कैलकुलेशन में। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रोड एक ही सॉल्यूशन में हो सकते हैं, बस उसमें सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ती है फिर मुझे। चलो क्वेश्चन लिखो ये। अगर मैं, एक चीज का ध्यान देना, अगर हम एक ही तरह का इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं सब सेल्स में, ठीक है, एक ही तरह का इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं तो उसका कापा क्या रहेगा, कापा सेम रहेगा, पर अगर मैंने सेल की डायमेंशन चेंज कर दी है तो उसका क्या चेंज हो जाएगा, L/A चेंज हो रहा है। मतलब इसको हमको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, अगर सेम इलेक्ट्रोलाइट बोल रखा है तो मुझे कापा चेंज कर देना है, अगर उसने बोला है कि सेल एक जैसी है और उसमें इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग भर रखा है तो L/A कांस्टेंट हो जाएगा और कापा सबका अलग अलग हो जाएगा। कापा इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी है, L/A तुम्हारे सेल का कांस्टेंट है, तो सेल चेंज तो L/A चेंज, इलेक्ट्रोलाइट चेंज तो कापा चेंज। समझे क्या बोल रही, क्वेश्चन लिखो, इसमें यही समझ आएगा तुम्हें। 3 electrolytes, 3 different solution, 3 different solution, 3 different solution of same electrolyte, of same electrolyte, of same electrolyte and of same concentration, and of same concentration are prepared, are prepared, find out, find out which solution, which solution will have, will have greater conductance, which solution will have greater conductance and which have greater conductivity, which have greater conductivity। पहला पार्ट लिखो इसमें, हाँ मतलब क्वेश्चन ही अभी पहला, मैं अब सॉल्यूशन की डायमेंशंस बता रही हूँ तुमको। फर्स्ट में लिखो, फर्स्ट सॉल्यूशन इज प्रेजेंट, फर्स्ट सॉल्यूशन इज प्रेजेंट between two electrodes, between two electrodes, between two electrodes of area of cross section, between two electrodes of area of cross section 5 centimeter square and distance between electrode, and distance between electrode, between electrode is 2 centimeter, is 2 centimeter। यही चीज सेकेंड सॉल्यूशन में है,
सेकेंड सॉल्यूशन, एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। थर्ड में है एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे बताओ कि किसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा और किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। कंडक्टेंस थर्ड का ज्यादा होगा। कंडक्टिविटी इनों में सेम है। लिख लो अब इसको। हाँ, वो फॉर्मूला निकाल के L बाय सबका निकाला, किसका ज्यादा आया। इलेक्ट्रोलाइट सेम यूज कर रखा है तो कापा की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। का कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई बाय ए बाय एल। ए बाय एल निकालना है। ए बाय एल ना 4/3। सबसे ज्यादा तो नीचे वाले का 2/1। सबका कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई बाय ए बाय एल। कापा क्या है सबका, सेम। तीनों का ए बाय एल निकाल लेंगे, जिसका ए बाय एल की वैल्यू ज्यादा उसका कंडक्टेंस सबसे ज्यादा। तो अगर पहले सॉल्यूशन का निकालो तो कापा कितना एरिया दे रखा है पहले में, पहले एरिया बताओ कितना है फर्स्ट में, और डिस्टेंस 2 दे रखी है क्या। हाँ फिर तो इसका ही आएगा 2.5 कापा। C2 क्या हो जाएगा, कापा अगले में क्या डिस्टेंस है 4/3 1.33 कापा। C3 क्या हो जाएगा K मल्टीप्लाई बाय 2/1। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा कंडक्टेंस, फर्स्ट सॉल्यूशन का। और कंडक्टिविटी क्या रहेगी सबकी, सेम। तो नीचे लिख लो सॉल्यूशन 1 हैज हाईएस्ट कंडक्टेंस वैल्यू एंड कंडक्टिविटी वैल्यू फॉर, पहले इतना लिख लो। कंडक्टेंस and all three solution have same conductivity value. All three solution have same conductivity value. लिख लिया है। अगले टर्म की हेडिंग डालो मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी। इसको या तो ऐसे लिखा होगा या फिर लैम्डा एम लिखा होगा, दोनों में से किसी भी तरह लिखा रहता है, रिप्रेजेंटेशन है बस।
और ये अगर इक्विवेलेंट लिखेंगे तो उसको लैम्डा इक्विवेलेंट लिख देंगे। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा, ये अभी नहीं लिखना है। लिखो मोलर कंडक्टिविटी। द कंडक्टेंस ऑफ the conductance of the conductance of solution the conductance of solution kept between the electrode the conductance of solution kept between the electrodes at unit distance apart at unit distance apart unit distance apart and having area of cross section and having area of cross section large enough to accommodate sufficient volume of to accommodate sufficient volume of solution that contain 1 mole of electrolyte अगर हम इस सेल को ड्रॉ करना इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाए इसमें क्या बोला गया है कि जब दो इलेक्ट्रोड के बीच में, भाई बात मत करो, मतलब मैं रब कर रही हूँ तो तुम बात करोगे, कुछ यहाँ पे कुछ लिख रही हो तब भी बात करनी है तुमको। जब दो इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो और उनका क्रॉस सेक्शन एरिया इतना हो कि वो V वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अकोमोडेट कर पाए, और उस V वॉल्यूम की मोलैरिटी कितनी है 1 मोल। अरे भाई तुमको इंग्लिश समझ आती है ना थोड़ी बहुत, तो बेसिक इंग्लिश आती है ना। L इसका 1 सेंटीमीटर है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, और इसका एरिया इतना हो कि ये 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अकोमोडेट कर पाए। ठीक है, वो एरिया कितना भी हो सकता है, बस उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आ जाना चाहिए, मेन 1 मोल से। क्लियर है ये चीज? एरिया जो भी होगा तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कुछ VmL इसका वॉल्यूम रहेगा। हाँ, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का VmL वॉल्यूम रहेगा। क्या? हाँ ये तो बना लो। कुछ इस तरह से इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं।
क्या नहीं समझ आ रहा? हम्म, हाँ नहीं, हाँ मतलब ठीक है, देख लो ये चीज। If this solution has this much volume, V ml of water, 1 ml वैसे किसके इक्वल होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। और 1 ml का कंडक्टिविटी क्या होता है? 1 ml का कंडक्टिविटी किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? भाई कापा की डेफिनेशन क्या है? कापा 1 ml के लिए कंडक्टिविटी तो है। जब इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर और जब एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैज कापा कंडक्टिविटी। VML में कितना हो जाएगा? K इंटू V। इसको डाइल्यूशन फैक्टर भी बोलते हैं, कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे, हमारा जो हम मोलर कंडक्टिविटी देख रहे हैं उसका वॉल्यूम क्या है? VML है। VML का कंडक्टिविटी हम कैसे निकालते हैं? कापा मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? मोलर कंडक्टिविटी बढ़ना चाहिए, डायरेक्ट ही तो रिलेशन है। ये एक्चुअली मोलर कंडक्टिविटी ही है तुम्हारी, K इंटू V। ठीक है, 1 ml की कंडक्टिविटी क्या होती है? कापा। VML की कितनी होगी? K इंटू V या V इंटू कापा। तो अगर डाइल्यूशन बढ़ाते हो तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि ये पर मोल इलेक्ट्रोलाइट की चीजें कर रहे हैं हम, पर मोल। उसमें हम ml के हिसाब से देख रहे थे, तो दोनों में अंतर है। हाँ, पर ml नहीं देख रहे, हम तो मोलर देख रहे हैं। तो हाँ, ये तो कम हो जाती है, कंडक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि कंडक्टिविटी पर ml देखी जाती है। मोलर कंडक्टिविटी, दोनों में अंतर। लास्ट को तुमको बस एक मेन फॉर्मूला याद रखना है। अब अगर हमको मोलैरिटी, मोलैरिटी किसके इक्वल होती है? मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, अगर ये ml में ले रही हूँ तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मोलैरिटी ये हो गई ना, ये फॉर्मूला हमको पता है। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास यहाँ पे, 1 मोल का हम निकाल रहे हैं ना, मोलर कंडक्टिविटी 1 मोल के लिए डिफाइन की गई। तो इसको मैं लिख सकती हूँ m इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हाँ, इस v को हम 1000 डिवाइडेड बाय m भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इसको यहाँ जाके पुट कर दो तो हमारी लैम्डा m क्या आ जाएगी, k इंटू वी है। अगर यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करते तो आ जाएगा कापा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय m। मोलैरिटी मेन तुमको ये वाला रिलेशन ध्यान रखना, लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकाली जाती है, कापा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। ये तो मैंने लेट किया ऐसे, तुम इसको सिंपल रहने दो। ये मतलब हम v ml के लिए जो निकाले, ये मेरा x आया, वही x मैंने लैम्डा m बोल रखा था, समझी। ये एक्चुअली x के इक्वल है, यहाँ पे लैम्डा m के इक्वल। समझ आया क्या किया है। मेन तुमको ये फॉर्मूला डेरिवेशन कहीं नहीं पूछते हो, ये फॉर्मूला किस फॉर्मूले पे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। पर इसकी यूनिट्स का भी बहुत ध्यान देना, अब इसकी यूनिट्स देखेंगे। वॉल्यूम ml में, हाँ तो 1000, उस 1000 की भी एक यूनिट होती है। इस 1000 को हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1000 को क्या लिखते हैं, लीटर। ये 1000 वाला फैक्टर लगाते हैं जो जब भी यूनिट्स हमारी बराबर मैच ना हो रही हो तो हम किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट्स मैच करने के लिए। तो यहाँ पे हमको मोलैरिटी किस में चाहिए होती है, मोल पर लीटर में चाहिए होती है, मोल पर लीटर में चाहिए होती है ना। तो यहाँ पे हम इसको ml पर लीटर है ये एक्चुअली। अगर इस 1000 की कोई यूनिट पूछ ले तो ये ml पर लीटर होता है। मतलब मैंने सिर्फ एक से ही मल्टीप्लाई किया। 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ml होता है। तो 1 किसके इक्वल है, 1000 ml डिवाइडेड बाय लीटर। तो उस एक से ही तो मल्टीप्लाई किया, तभी तो मेरे इसमें फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ नहीं होगा। तो जिस चीज का ए रहता है उसी चीज का बी ऐड करना होता है। ऐसा नहीं कि प्रेशर में तुम वॉल्यूम ऐड कर दो, प्रेशर में प्रेशर ही ऐड होगा, वॉल्यूम में वॉल्यूम की टर्म ही ऐड होगी। यूनिट ऑफ लैम्डा m, लैम्डा m की यूनिट क्या है, अरे भाई मत बात करो, कापा मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी। कापा की यूनिट क्या होती है, साइमन पर सेंटीमीटर, मोलैरिटी की मोल पर लीटर। ये 1000 क्या है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्यों है, क्योंकि मैं अपनी फाइनल यूनिट चाह रही हूँ 1 सेंटीमीटर वाले में, मुझे लीटर को कैंसिल आउट करना है। तो मैं क्या, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। मुझे एक किसी यूनिट में चाहिए, यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स है तो वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाए। तो मुझे लीटर कैंसिल करना है किसी तरह। लीटर अगर कैंसिल करना है तो ऊपर में कहाँ आना चाहिए, लीटर नीचे आना चाहिए ना, नीचे आएगा तो वो लीटर हो जाएगा, लीटर इनवर्स हो जाएगा। नीचे आएगा तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1000 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय लीटर इज इक्वल टू 1, ऐसे लिखा जा सकता है ना, कोई दिक्कत है इसमें। तो 1 इससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 इज इक्वल टू दिस 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर।
उसकी वैल्यू 1 यूनिट कन्वर्जन ऐसे ही देखा जाता है, चाहे तुम डायरेक्ट देख लो, तुम सीधा देख लो कि तुमको यहाँ पे लीटर की जगह तुम या तो सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम पुट कर तो भी सेम आएगा, जो तुमको ठीक लग रहा है। अगर मैं इसको ऐसे ना करके सीधा लिखूं साइमन पर सेंटीमीटर मोल पर लीटर ऊपर लेके जा सकती हूँ। 1 लीटर किसके इक्वल है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, डिवाइडेड बाय मोल, सेम ही चीज आएगी, पर एक्चुअल तरीका वो होता है, जो तुमको ठीक लग रहा है उससे समझ लो, पर ओरिजिनल यही है। जहां से समझना समझ लो। तो अपने पास अब फाइनल यूनिट क्या बन जाएगी? अच्छा ठीक है, मोल ऊपर लीटर है, लीटर को मैंने लिख दिया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरे पास फाइनल यूनिट क्या है लैम्डा एम की? साइमन सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर, ये डायरेक्ट यूनिट भी पूछ लेंगे तुमसे कभी ना कभी, ज्यादा ही आसान इनको देना हुआ तो लैम्डा एम की यूनिट क्या है? सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। मैं फिर बोल रही इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन वाले टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूनिट्स। यूनिट्स नहीं आएगी तो गड़बड़ करके आओगे, ये यूनिट बन जाएगी। हमारे टीचर ने हमको बताया था गधे गधों के साथ ऐड होते हैं, घोड़े घोड़ों के साथ ऐड होते हैं, वैसे कहीं भी कुछ भी ऐड नहीं किया जा सकता। तो हमने ना कल एक क्वेश्चन लिख, इसको चलो इसको मत कर, ये करो ठीक है, लिख ले लिख ले। हाँ। पर मुझे जो मेरी यूनिट्स जहाँ पे थोड़ा सेटिंग हो पाए वही करूँ। ml कहीं है, सेंटीमीटर है ना, पर इसलिए मैंने उसको 1000 के बगल में वो वाला यूनिट लिखा है। मोलारिटी में मुझे ml चाहिए था, मैंने ml लिख दिया, जो मेरा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं यूनिट डालू। हाँ, सेल्फिश बनना पड़ेगा इसमें। तो कल हमने क्वेश्चन किया था रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी निकाली थी, उसमें रेजिस्टेंस कुछ निकाली थी, तो उसमें स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू भी दे रखी है ना। उसी क्वेश्चन को यहाँ पे लिखो, मतलब रेफरेंस डाल दो अपने हिसाब से जो भी डालना है, उसमें मोलर कंडक्टिविटी निकाल। कल भाई एक क्वेश्चन दिया था मैंने करना, जिसमें तुमने रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाली होगी, या रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी निकाला होगा, निकाला था ना। उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा के लिखो, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला है? कापा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। मोलैरिटी तुमको दे रखी है, स्टार्ट वही तो बोला था, लार्ज इनफ, बता तो दिया मैंने, लार्ज इनफ टू अकोमोडेट सफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आगे अलग आ रहा है, दैट कंटेन ऑफ द सॉल्यूशन that contain 1 gram equivalent of electrolyte, 1 gram equivalent of electrolyte। क्या इसको हम, इसका नहीं ये डेराइव कर रहे हैं फॉर्मूला, इसको सिंपल लिख रहे हैं। लैम्डा इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये किसके इक्वल होगा? कापा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। ठीक है, अब इसको यूनिट्स क्या हो जाएगी इसकी? कापा की यूनिट रहती है सीमेंस पर सेंटीमीटर, इस 1000 की यूनिट क्या है? सेंटीमीटर क्यूब बाय लीटर, और इस नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर।
या कभी ग्राम इक्विवेलेंट लिखा मिलेगा, कभी इक्विवेलेंट लिखा मिलेगा, दोनों सेम बात। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट, या फिर ऐसे लिखा मिल जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, इसकी सीजीएस यूनिट है। अगर इसको तुमको क्वेश्चन में एसआई यूनिट बोल रखा हो तो प्लीज ध्यान देना कि मीटर स्क्वायर में चेंज करके आओ। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो ये कन्वर्जन तो कर लो। लिख लिए, सबने लिख लिया है? लिखो। भाई क्या कर रहे हो, लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट के बीच में अगर इक्विवेलेंट दे रखा है तो एम कैसे निकालेगी, और एम दे रखा है तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेगी। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिश्ता होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। इसमें किसी को दिक्कत है, ये क्या लिख रखा है, लैम्डा इक्विवेलेंट मैंने क्या देखा, कापा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। ठीक है, ये वाला अभी फॉर्मूला देखा ना, लैम्डा इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। एन क्या है यहाँ पे, नॉर्मेलिटी। लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई बाय 1000, इसको लिख सकते हैं एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय, ऐसे लिखा जा सकता है ना। सीरी बोल रहा था कुछ नहीं। ये किसके इक्वल है, के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। गामा नहीं है, पहली बात तो ये, गामा ये होता है, ये हो जाएगा अपना लैम्डा मोल एम डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, लैम्डा एम इज इक्वल टू एन टाइम्स लैम्डा इक्विवेलेंट। तो वहां पे हमने देखा था नॉर्मेलिटी एन फैक्टर मोलैरिटी होती है, यहाँ पे उल्टा क्यों जा रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ये टर्म्स। तो अगर किसी का तुमको किसी इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम दे रखा है तो उसका लैम्डा इक्विवेलेंट निकाल लोगे, निकालो फिर। भाई मत बात करो, क्यों बात कर रहे हो, बाद में कर लेना, मैथ में तो नहीं करते तुम ऐसा डिस्कशन। लिख लिया ये, एन फैक्टर क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, नहीं
फालतू बकबक मत करो भाई, आगे आगे बैठ के बोलते रहते हो। इनके लिए बताओ क्या होगा। एन फैक्टर क्या होता है, जितना टोटल चार्ज या तो कैटायन पे देख लो या एनायन पे देख लो, किसी में भी जो टोटल चार्ज रहेगा इलेक्ट्रोलाइट के केस में, वो इलेक्ट्रोलाइट्स का एन फैक्टर बताता है। तो NaCl पे कितना चार्ज है, Na पे एक प्लस चार्ज रहता है, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका 1। MgCl2 पे Mg पे 2 प्लस चार्ज है, AlCl3 में Al पे 3 प्लस, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, और Al2SO4 3 का 6। क्लियर है कैसे एन फैक्टर देखते हैं। तो इसका लैम्डा एम क्या आ जाएगा, दो Cl का कितना माइनस हो जाएगा, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा। लिखो अगला क्वेश्चन लिखना है इसके बाद, पहले ये लिखो। कंडक्टिविटी ऑफ क्वेश्चन कंडक्टिविटी ऑफ 1/50 नॉर्मल 1/50 नॉर्मल KCl solution 1/50 normal KCl solution at 298 Kelvin is 0.001765 ओम पर सेंटीमीटर। अगर नहीं पता चल रहा है क्या कंडक्टिविटी पूछ रखा है तो उसकी यूनिट्स देखना। तो ये किसकी यूनिट होती है, कापा की, ठीक है। एन रेजिस्टेंस ऑफ cell containing this solution, resistance of cell containing this solution is 100 ohm। पहला पार्ट लिखो, कैलकुलेट दी सेल कांस्टेंट। सेकेंड पार्ट में लिखो, ऑल्सो फाइंड आउट
also find out the equivalent conductivity, also find out the equivalent conductivity of above solution, equivalent conductivity of above solution. Sure. हाँ, इक्विवेलेंट भी बताया तो इसके लिए मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? KCl दे रखा है तो मोलर भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो अगर वो क्वेश्चन बढ़ा देते तो तुम कर सकते हो उसको। इसको बस 4 से मल्टीप्लाई करना है। कापा इज इक्वल टू, मुझे रेजिस्टेंस दे रखी है ना, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है। इसको मैं पूरी इक्वेशन को इन्वर्स कर दूं क्योंकि मुझे कंडक्टिविटी भी दे रखी है उन्होंने। तो 1 बाय आर इज इक्वल टू 1 बाय रो ए बाय एल। तो मुझे एल बाय ए निकालना है। एल बाय ए में इधर ले गई, 1 बाय रो मल्टीप्लाई बाय आर। ये एक्चुअली में क्या है? कापा है, कापा मल्टीप्लाई बाय आर। कापा की वैल्यू भी दे रखी है, आर की वैल्यू भी दे रखी है। हाँ, समझ आए कैसे किया? आर इज इक्वल टू रो एल बाय, जो मुझे वैल्यूज चाहिए मैं उसके उसमें इस रिलेशन को कन्वर्ट कर लूंगी। हाँ, तो अपना लैम्डा इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? कापा मल्टीप्लाई बाय 1000 बाय एन बाय एन। हमको यहाँ पे n बाय 1 बाय 50 नॉर्मल दे रखा है। तो कापा की वैल्यू क्या है? 0.00 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1 बाय 50। इसको कैलकुलेट कर लो, कुछ 88.25 आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट। भाई इसको ग्राम मत समझ लेना, कई बोल दो ग्राम की यूनिट आ रही है, ये वो वेट वाला ग्राम नहीं है। इक्विवेलेंट को ही हम ग्राम इक्विवेलेंट से बोलते हैं। जैसे 1 ग्राम एटम एक्चुअली क्या होता है? 1 ग्राम एटम का वेट जो बोलते हैं 1 मोल का वेट बोल रहे हैं, बस नॉमेनक्लेचर है मोल कॉन्सेप्ट में। हाँ, तो उस तरह से द रेजिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन A is, the resistance of a solution A, inverted comma में डालना, A is 50 ohms and that of solution B is, that of solution B is 100 ohms, 100 ohms, comma both solution, both solution, both solution being taken in, both solution being taken in same conductivity cell, same conductivity cell. If equal volume of, if equal volume of A and B are mixed, equal volume of A and B are mixed, what will be the, what will be the resistance of the, what will be the resistance of the mixture, what will be the resistance of the mixture using the same cell, using the same cell. मिक्सचर की रेजिस्टेंस बतानी है।
तो रेजिस्टेंस क्या होती है, सॉरी कंडक्टेंस हमने क्या ली थी, एडिटिव टर्म है, जो कंडक्टिविटी है वो ऐड की जा सकती है। तो मैं रिजल्टेंट कंडक्टिविटी निकाल सकती हूँ दोनों की, दोनों के लिए आर की वैल्यू दे रखी है, एल बाय ए दोनों का क्या है, सेम है, तो वहां से फिर आर की वैल्यू लिखनी है हमको बस। नहीं, आर को नहीं ऐड कर पाएगी। जो रिजल्टेंट मेरी कंडक्टिविटी आएगी उससे मैं आर निकालूंगी। दोनों सेल की सेम नहीं है, सॉल्यूशंस की नहीं होगी ना, सॉल्यूशंस की अलग अलग रहेगी। दो सॉल्यूशन ले रखे हैं ना मैंने, दोनों सॉल्यूशन की अलग अलग कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी है, एल बाय ए सेल की प्रॉपर्टी है, तो एल बाय ए दोनों के लिए सेम, जरूरत नहीं है उसकी शायद। एल बाय ए की, एक मिनट, के रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, के की वैल्यू क्या होती है रेजिस्टेंस के टर्म में, हमने यहां लिखा था ना, कापा इज इक्वल टू 1/r एल बाय ए, तो ये एक का है, दूसरे का निकालना है तो 1/r1 एल बाय ए प्लस 1/r2 एल बाय ए, इसको के रिजल्टेंट बोलेंगे। नेट कंडक्टिविटी आ गई, समझ गए ये कैसे आया है, एल बाय दोनों का सेम है। इस कंडक्टिविटी से पहले तुम ये वैल्यू निकालो R1 और R2 की वैल्यू पुट करके, उसके बाद इस कंडक्टिविटी के लिए फिर से ये फॉर्मूला यूज करेगी और फिर से नेट रेजिस्टेंस निकाल लेगी। मुझे लग रहा है रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, ये वो पैरेलल सीरीज में हम ऐड करते हैं, पैरेलल में हम 1 वाला रिलेशन यूज करते हैं ना, वो वाला रिलेशन बन जाएगा यार। इसको मैं के रिजल्टेंट को मैं ये भी लिख सकती हूँ, नेट रेजिस्टेंस जो है, जो दोनों के मिक्सअप पे आई है रेजिस्टेंस, मल्टीप्लाई बाय एल बाय ए, ये लिख सकते हैं ना। ये एक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी है, के बाय वो वाला फॉर्मूला यूज कर रही, एल बाय इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, तो कापा की वैल्यू क्या हो गई 1/r एल बाय ए, तो अब सेल सेम है तो एल बाय ए सबके लिए सेम रहेगा, रिजल्टेंट के लिए भी, पहले मिक्सचर के लिए भी और दूसरे मिक्सचर के लिए भी। हमको पहला मिक्सचर कितनी रेजिस्टेंस लगा रहा है 50, और दूसरा मिक्सचर मुझे नेट मिक्सचर की बतानी है कितनी रेजिस्टेंस लगा रहा होगा। तो कापा एडिटिव है, रेजिस्टेंस एडिटिव नहीं है, क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे रिजल्टेंट सॉल्यूशन की जो ये क्या है आर रिजल्टेंट, जो मुझे फाइंड आउट करनी है, इसको दोनों R1 की वैल्यू क्या है 50 और R2 की, और ये हो जाएगा L बाय टी, तो ये फाइंड आउट कर सकती हूँ मैं। 33.3 आ रही है यार, मैंने इक्वल वॉल्यूम्स 1 टेक टी, हाँ यही आनी चाहिए, यही आएगी, कुछ होगा मैं एक बार इसको चेक करके बताऊंगी। यहाँ पे आंसर अलग है, उन्होंने दो सेल को ऐड कर रखा है तो लेंथ डबल दे रखी है, मतलब जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी है उसमें लेंथ 2L यूज कर रखी है, तो मैं वो चेक कर लूंगी कि कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने गलती कर रखी है। तरीका लेकिन ऐसे ही होगा, हाँ बस वो 2 से डिवाइड नहीं 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2L हो जाएगी, तो जो भी वैल्यू आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, पर वो कल फिगर आउट कर लेगी, मतलब नेक्स्ट क्लास में। लिख लिया, बाकी लिख लिया तुमने, समझ गए ना कैसे लिखा। रिजल्टेंट सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी दोनों सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी का एडिटिव टर्म है। अगर ऐसा इसमें लिखा होता ना कि दोनों सेल को ऐड कर दिया गया, मतलब एक सॉल्यूशन है
दो सोल्यूशन, दूसरा सोल्यूशन है, दोनों को मिक्स करके सेल भी ऐड हो गई है, तो सेल की लेंथ डबल हो जाएगी। इसमें सेम सेल बोला हो तो नहीं बनता वो वाला लॉजिक, तो एक बार फिर भी मैं चेक करूंगी इसको। इन्होंने किस हिसाब से कर दिया, इन्होंने बोल दिया है ऐसा कर दिया है, एक ये सोल्यूशन है एक ये सोल्यूशन है, दोनों को मिक्स किया, पर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगला टॉपिक लिखो। अपन ने फैक्टर्स अफेक्टिंग में क्या क्या लिखा था? फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, ठीक है। उसमें उसमें आगे फिर से हेडिंग डाल के एक बार चीज लिख, नहीं यहाँ पे नहीं, अलग ही लिखवा रही हूँ। अब फैक्टर्स ही पढ़ाओगी, मेन हमको टेम्परेचर, टेम्परेचर भी ज्यादा नहीं, टेम्परेचर के साथ तो बढ़ती ही है, और कॉन्सेंट्रेशन वाला मेन पढ़ना है। उसके लिए आगे कुछ लॉज वगैरह कुछ इक्वेशंस है जिसको पढ़ना है। लिखो फिर से, इलेक्ट्रोलाइटिक हेडिंग डाल लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। पहला तो भैया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर एक एक लिखो बस, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नहीं नहीं, अरे तू लिख ना भाई, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड लिखो, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस। आगे लिखो सोलवेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन। थर्ड, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। फोर्थ लिखो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो इनको हमको डिटेल में नहीं पढ़ना, वैसे इनके लिए प्रॉपर टर्म इफेक्ट्स यूज किए जाते हैं। एक को सॉलिड सॉलिड जब इंटरेक्शन होते हैं तो उसको एसिमेट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो मेरी कंडक्टिविटी है वो ज्यादा आनी चाहिए थी, पर उस इंटरेक्शन की वजह से वो कंडक्टिविटी कम हो जाती है आयंस के बीच में। इसी तरह सोलवेंट सोल्यूट इफेक्ट को इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रोफोरेटिक, ये हमको नहीं पढ़ना है, हमको मेन टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन वाला इफेक्ट पढ़ना है। तो अगर हम बात करें किसी की भी कंडक्टिविटी, मोबिलिटी सुने कभी नाम? मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या होता है? मूव करने की टेंडेंसी। जो ज्यादा अच्छा मूव कर पाएगा उसकी हाई मोबिलिटी है, जो कम मूव कर पाता है उसकी लो मोबिलिटी है। तो कंडक्टिविटी दो फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, दो चीजों पे, मतलब मेन इफेक्ट जिसका आता है कंडक्टिविटी का, कोई भी टाइप की कंडक्टिविटी। पहला तो नंबर ऑफ आयंस, ये जितने ज्यादा होंगे कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। सेकंड, इसको तुम कंडक्टेंस लिख लो। नंबर ऑफ आयंस, सेकंड मोबिलिटी ऑफ आयंस, कि वो कितना तेजी से मूव कर रहे, ऐसे कुछ रिलेशन नहीं है इनके बीच में, पर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर होता है ये डिसाइड करने के लिए कि किसी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी या कम होगी। तो ये कैसा फैक्टर है? मोबिलिटी पे डिसाइड करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ आयंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर उनकी मोबिलिटी में फर्क पड़ रहा है। समझ रहे हो? थोड़ा ज्यादा बढ़ा दे तो शायद डिसोसिएशन भी बढ़ जाए, पर जनरली सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है मोबिलिटी में, डिसोसिएशन भी बढ़ता है, पर दोनों फैक्टर पे डिपेंडेंट है। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के इफेक्ट में लिख लेना, इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टिविटी क्या होती है?
इंक्रीजेस। हाँ, फिफ्थ पॉइंट, कंडक्टिविटी बढ़ती है बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस, नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ जाते हैं और मोबिलिटी भी बढ़ जाती है उनकी। और जो इंटरेक्शन की वजह से कम हो रहा था कंडक्टिविटी, वो इंटरेक्शन भी वीक हो जाते हैं उनके बीच में, मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागते हैं। कोई बात नहीं। Interaction between particles of solution decreases and conductivity increases. लिखो, अगला फैक्टर लिखो। ना ना, बस कहाँ से, अभी 2:10 ही हुई है, अभी 2:20 पे। हाँ, सिक्स फैक्टर में लिखो, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी। नहीं, ये मेन है, कॉन्सेंट्रेशन वाला सबसे मेन फैक्टर है। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ? कौन है? डाइल्यूशन बढ़ाना मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करना। इसमें किसी को दुविधा नहीं है ना? होगी तो ये कंसेप्ट नहीं होगा। कॉन्सेंट्रेशन कम करना, जब हम डाइल्यूट करते हैं किसी सॉल्यूशन तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो पहला पॉइंट लिखो इसमें, वेरिएशन ऑफ कापा। कंडक्टिविटीज लिख लो, हम सारी कंडक्टिविटी का वेरिएशन देखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी, कापा, कापा ऑन डाइल्यूशन, इसके अंदर लिखो ऑन डाइल्यूशन, ब्रैकेट में लिखो और डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन, कापा, ब्रैकेट में लिखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, kappa of solution decreases, इसका रीजन है कि हम जो कापा देखते हैं वो 1 ml सॉल्यूशन का देखते हैं, वही होता है ना कापा।
1 ml सोल्यूशन का, पर अगर मैंने डाइल्यूशन किया तो 1 ml में जितने पहले आयंस आ रहे थे वो नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाते हैं। इसलिए बिल्कुल ध्यान रखनी है इस चीज को, कापा डिक्रीज होती है, बाकी सब कंडक्टिविटी डिक्रीज नहीं होती है कॉन्सेंट्रेशन के साथ। उसका रीजन भी यही है कि नंबर ऑफ आयंस पर ml डिक्रीजेस। लिख लो इसको, क्यों डिक्रीज होती है ये, नंबर ऑफ आयंस पर ml decreases, number of ions per ml decreases as we increase the dilution, मोबिलिटी बढ़ेगी उसकी भी, मतलब जब मैं डाइल्यूशन करूंगी तो आयंस की मोबिलिटी बढ़ती है क्योंकि उनको स्पेस मिलता है अच्छा खासा, पर ये डोमिनेंट फैक्टर है, इसकी वजह से कापा कम होता है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, आगे लिखो अगला इसी में, वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम, वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट, लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट। ठीक है, इसमें लिखो ऑन डाइल्यूशन लैम्डा एम, ऑन डाइल्यूशन लैम्डा एम and lambda equivalent, lambda m and lambda equivalent both increases, क्योंकि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी क्या होता है? अगर हम पहले तो तुम इसमें लिख लो एक, जहां पे तुमने कापा लिखा है ना, कापा में एक नीचे में साइड में पॉइंट लिख लो, कापा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, वो कम हो रहा है इसलिए कंडक्टिविटी कम हो रही है। मोलर कंडक्टिविटी में जब हम बात कर रहे हैं, मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में, तो ऑन डाइल्यूशन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी क्या इंक्रीज करेगी? मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी डिक्रीज करते कि इंक्रीज? डिक्रीज करेगी क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, नीचे वाला टर्म बढ़ रहा है, तो मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी विल डिक्रीज। अगर ये दोनों डिक्रीज कर रहे हैं तो लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट क्या करेगा, उनके डिवाइड में आ रहा है ना, ये डिनोमिनेटर में टर्म है, तो सो लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्विवेलेंट विल इंक्रीज।